नाम बताओ, एक से सीक्वेंस में। पहला कौन है? श्रीगुप्त। दूसरे, तीसरे, फर्स्ट, चौथे, पांचवें, रामगुप्त, छठे, सातवें, कुमारगुप्त कहाँ गए? आठवें, नवे। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के अभिलेख एडिक्ट लिखे थे उसने, कौन कौन से अभिलेख हैं? भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ का स्तंभ लेख। उसके बाद स्कंद के बाद उत्तरवर्ती गुप्त शासक कौन थे जो कमजोर, मतलब काफी कमजोर हैं और गुप्त वंश का पतन शुरू हो गया? कौन कौन थे? पुरुगुप्त, सीक्वेंस याद रखो यार, पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, उसके बाद नरसिंह बालादित्य, चौथे वन्यगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, और लास्ट विष्णुगुप्त। यानी 16-17 जो राजा थे इनका हमें क्रम याद होना चाहिए, किसने क्या क्या काम किया। विवाह प्रकार के सिक्के किसने चलवाए? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। कब चलाया? जब उसने लिच्छवी गणराज की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, इस उपलक्ष्य में उसने विवाह प्रकार के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त के कितने टाइप के सिक्के हैं? कौन कौन से? अश्वमेध प्रकार का सिक्का, और वीणावादक सिक्का, और धनुधारी सिक्का, व्याघ्रहनन सिक्का। अब जाके यूपीएससी का मेंस का पेपर उठा के देखो 2 साल पहले 22 का, उसमें पूछा है कि सिक्कों के आधार पर गुप्त काल की विवेचना कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वाइंस। अब अगर तुम्हें सिक्के ही नहीं याद है तो तुम गुप्त समाज क्या लिख पाओगे? वो सोच रहे हो, एक टॉपिक उठा के पूछ रहे हैं, वो सिर्फ सिक्कों के आधार पर पूछ रहे हैं। अब यहां पे तुम्हें बकवास नहीं लिखनी है, यहां पे सिर्फ सिक्के को आधार बनाओ। सबसे पहला चंद्रगुप्त फर्स्ट का सिक्का, विवाह प्रकार का, इसमें क्या मिला? उसके बाद आ जाओ समुद्रगुप्त के सिक्के, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के। अब 7-8 सिक्कों के नाम याद हैं और उसमें क्या क्या जिक्र किया है, तभी तुम कर पाओगे, अदरवाइज 150 शब्द नहीं लिख पाओगे, है ना। तो डिटेल में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। फिर क्या देखा था हमने? फिर क्या देखा? अरे बोलो यार, बोलो भाई, पढ़ाई नहीं हुई? क्या देखा? तो बताओ, चलो तुम बताओ, कुमारगुप्त के अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? हाँ, एडिक्ट्स, अभिलेख समझ गए ना, कहाँ से प्राप्त हुए? हाँ, कहाँ से? बेहोशी चल रही है, चलाओ बेहोशी। चलो हेडिंग डालो, गुप्तकालीन साहित्य। बिलसड़ का अभिलेख याद आया? कहां पर है बिलसड़? एटा जिले में। दूसरा, मनकुवर अभिलेख याद आया? कहां पर है? इलाहाबाद में। तीसरा, तुमैन अभिलेख याद आया? कहां पर है? एमपी में। फिर करमदंडा का अभिलेख याद आया? कहां पर है? करमदंडा अभिलेख कहां पर है? हैं? इलाहाबाद में। फिर मंदसौर अभिलेख कहाँ है? एमपी में। गढ़वा अभिलेख कहाँ है? यूपी में। देखो सब उल्टा सीधा, जो मन में आए बोल दो। गढ़वा अभिलेख इलाहाबाद में, ठीक है। और तुमैन अभिलेख एमपी मालवा। 6 अभिलेख। सर्वाधिक उत्तरवर्ती गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसने बनवाए? 18 अभिलेखों की संख्या क्या है? कुमारगुप्त की है। इसी ने क्या किया था? अगर पूरे गुप्त साम्राज्य को देखो, सभी शासकों को, तो सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के सिक्के एक जगह है बयाना। बयाना कहां पर है? राजस्थान में। यहां पर सिक्कों का ढेर पाया गया, हाँ या ना? पाया गया था। और ये सिक्कों का ढेर किससे संबंधित है?
कुमार गुप्त। याद करो भाई, याद करो। चलो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल का साहित्य। तो देखो, गुप्त काल को लिटरेचर और आर्ट के मामले में क्या कहा गया? इट इज द गोल्डन टाइम ऑफ ऑल ओवर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री in the context of art and literature। तो आर्ट की बात तो हम तब करेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे। आज हम किसकी बात करते हैं? साहित्य की। तो गुप्त काल का साहित्य किस किस बात की बात कर रहा है, किसने लिखा है, और उस पूरे साहित्य की जो विषय वस्तु है वो क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें कालिदास भी आएंगे, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस आएगा, ठीक है, भारवी का किरात अर्जुनियम आएगा, और क्या आएगा? स्वप्न वासवदत्ता आएंगी। तो सारा लिटरेचर इस काल का आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या करते हैं। अगर बात करो गुप्त काल के साहित्य की, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? हर एक चीज की विशेषता होती है, साहित्य की विशेषता होती है। तुम्हारे लिटरेचर की क्या विशेषता है? तुमने लिटरेचर लिखा कभी? क्या है बताओ, विशेषता बताओ। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, उसकी क्या विशेषता है? कोई पूछे तो। या अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का। क्या विशेषता है? तो याद रखना, पहली विशेषता, जितना भी गुप्तास लिटरेचर है, किसका? इसकी विषय वस्तु क्या है? यानी 80% जो लिटरेचर है गुप्त काल का, उसकी विषय वस्तु लव स्टोरी है, ठीक। पहली विशेषता क्या है इसकी? यानी यहां पर मोहब्बत की बातें की गई हैं। एक राजा है जो नायक है, एक कोई लड़की है वो नायिका है। तो पूरे जो नाटक बने हैं, जो पूरा काव्य लिखा गया, वो उसका 80% काव्य किसके ऊपर आधारित है? लव स्टोरी। पहली विशेषता समझ में आई। दूसरी, आज की मूवी में देखो तो मोहब्बत हुई हीरो हीरोइन के बीच, लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़की के बाप ने लड़के को मारा, आखिरी में क्या होता है? आखिरी में क्या होता है? शादी, यानी मिल गए। हाँ, तो याद रखना, गुप्तास लिटरेचर का हमेशा जो अंत होगा वो क्या होगा? हैप्पी एंडिंग। यानी यहां पर नायक नायिका जो भी हैं वो पूरी कहानी में बिछड़ेंगे, रोएंगे, मरेंगे, परेशान होंगे, लेकिन कहानी के अंत होते होते ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। यानी गुप्त साहित्य पूरी तरह से श्रृंगार रस को अपने में समाहित किए हुए, मोहब्बत की बातें होंगी, ठीक है। तीसरी चीज, अगर पूछे जाए कि लिटरेचर से हमें क्या दिखाई दिया, यानी गुप्ता जो लिटरेचर लिख रहे हैं उससे हमें क्या दिख रहा है? यानी गुप्तास लिटरेचर ने समाज के हर पहलू को टच करने का प्रयास किया है, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, चाहे विवाह व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे गुप्तों की आर्थिक व्यवस्था हो। यानी लिटरेचर ने सभी पहलू को टच करने का प्रयास किया। यानी ये एकांगी नहीं है। यानी गुप्त काल का जो लिटरेचर है वो एकांगी नहीं है, बल्कि बहुआयामी है। समझ में आई बात? ये विशेषताएं बता रहे हैं हम आपको। पहला लव स्टोरी, दूसरा हैप्पी एंडिंग, तीसरा बहुआयामी, और चौथा श्रृंगार रस को अपने में समाहित किए हुए। पांचवी विशेषता गुप्त काल के साहित्य की, इसकी भाषा क्या है? अच्छा, जो कुलीन वर्ग है वो कौन सी भाषा बोल रहा है? कुलीन वर्ग मतलब एलीट क्लास, क्या बोल रहा है? संस्कृत बोल रहा है। और जो आम जनता है वो क्या बोल रही है? मतलब गुप्त काल की आम बोलचाल भाषा कौन सी है? संस्कृत है कि प्राकृत है? प्राकृत है। तो ये सारे जो लिटरेचर हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? जी नहीं, संस्कृत।
संस्कृत भाषा में लिखने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? इस बात से तुम क्या पता कर पाओगे? अगर कोई आदमी बोले कि गुप्त काल का सब पूरा साहित्य संस्कृत में लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? नहीं, ब्राह्मणों का वर्चस्व है तो संस्कृत से ब्राह्मण बोलते हैं क्या? कौन? राइटर्स, बिल्कुल। यानी इसका यह मतलब है कि जितना भी साहित्य हमारे पास मौजूद है, किस काल का? गुप्त काल का। इस लिटरेचर के लिखने वाले राइटर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राज दरबार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मेरी बात समझ पाए? संस्कृत में सारे साहित्य लिखने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस काल के सभी साहित्यकार का संबंध किससे है? राज दरबार से। यानी गुप्त काल का साहित्य कुलीन वर्ग के साहित्यकारों द्वारा लिखा गया। यहां पर आम जनता ने कोई साहित्य नहीं लिखा। विशेषताएं कितनी हो गई? 5। समझ गए? अब जब लिटरेचर पढ़ोगे तो इसको डिवाइड करो कितने भाग में? पहला, नाटक। लिटरेचर का एक रूप है कि नहीं नाटक? नहीं है। दूसरा, काव्य। तीसरा, मैथ का लिटरेचर। और चौथा, चिकित्सा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? चिकित्सा को क्या बोलते हैं? हाँ, मेडिसिन, मेडिकल का, चाहे वो मेडिकल का लिटरेचर हो। समझ गए? तो जब हम पढ़ेंगे लिटरेचर को तो कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? पहला, ड्रामा, नाटक, यानी नाटक के रूप में साहित्य लिखा गया, काव्य के रूप में साहित्य लिखा गया, मैथ के रूप में साहित्य लिखा गया, और चिकित्सा के क्षेत्र में साहित्य लिखा गया। अब यहाँ पर तुम्हें एक से एक बड़ी बड़ी चीजें आपको दिखाई देंगी। पहला पोर्शन उठाएं, नाटक। अभी सिर्फ लिस्ट बनाना नाटक की। तो पहला नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। ये किसका है? कालिदास। दूसरा, मालविका अग्नि मित्रम। नाम सुना है? ये भी कालिदास। तीसरा, विक्रमोर्वशीयम। ये भी किसका है? कालिदास। अगर आपसे कोई पूछे कि कालिदास ने अपने जीवन काल में कितना लिटरेचर लिखा, तो आपका आंसर क्या होगा? 7, जिसमें से 3 क्या हैं? नाटक हैं, और 4 महाकाव्य हैं। इन 7 के अलावा 8वां कालिदास की कोई रचना नहीं है। तो 3 तो तुम्हारे सामने हो गए। पहला कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा, मालविका अग्निमित्रम। तीसरा, विक्रमोर्वशीयम। ये साहित्य का कौन सा रूप है? ये पूछा गया क्वेश्चन। यूपीएससी ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके। ये है कालिदास। 4 एपिक्स, महाकाव्य, अभी बताते हैं, आएगा ये। 3 ये हो गए। ये 3 नाटक किससे संबंधित है? किसी एक व्यक्ति से। इसी काल में एक दूसरे साहित्यकार हैं जिनका नाम क्या है? विशाखदत्त। इनके नाटक का नाम मुद्रा राक्षस। इनके दूसरे नाटक का नाम, जिसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड का वर्णन है, देवी चंद्रगुप्तम। गुड। तो पहले साहित्यकार कौन है? कालिदास। दूसरे कौन है? इसके अलावा एक नाम सुना होगा, महाकवि भास। इनके नाटक का नाम स्वप्न वासव दत्ता। ठीक।
इसी के साथ साथ एक और साहित्यकार हैं जिनका नाम भारवी है। इनके नाटक का नाम किरात अर्जुनियम। इसके साथ साथ एक और इतिहास साहित्यकार है जिनका नाम शूद्रक। इनके नाटक का नाम मृक्षकटिकम। ये सब सुना है ना, सुने ना, रट लेना ये सब। भास किसका है? स्वप्न वासवदत्ता का किसका है? भास का। भारवी ने क्या लिखा? किरात अर्जुनियम। शूद्रक ने क्या लिखा? मृक्षकटिकम। एक और हैं वाकाटक नरेश प्रवरसेन। ये राजा के साथ साथ साहित्यकार भी हैं और इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम है सेतुवन। तो गुप्त काल में लिखे गए नाटकों की संख्या लगभग कितनी? तो 3 कालिदास के, 2 विशाख दत्त के, 3 2 5, कम से कम 9-10 आपको नाटक पता होने चाहिए। इनकी विषय वस्तु क्या है, ये इसमें किस बात की जिक्र किया गया, ये सब चीजें आज आपको पता होंगी। ठीक है, नाटक की बात करें अब एक एक करके। तो पहला नाटक कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। किसने लिखा? कालिदास ने। पूछा जाए किस पर आधारित है? लव स्टोरी। किसकी? शकुंतला। नाम सुना है? शकुंतला और राजा दुष्यंत। इस नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम लिखते समय कालिदास ने पहली लाइन लिखी कि कण्व ऋषि के आश्रम में बैठे हुए शकुंतला, कौन? कण्व ऋषि के आश्रम में बैठे हुए शकुंतला पर्दे के पीछे से तिरछे नैनों से राजा दुष्यंत की सुंदरता को निहार रही हैं। अब इस एक लाइन से तुम्हें गुप्त काल के समाज की जानकारी भी दिखाई कैसे, बताओ? फिर से सुनो, कालिदास ने क्या कहा कि कण्व ऋषि के आश्रम में बैठी हुई शकुंतला पर्दे के पीछे से तिरछे नैनों से राजा दुष्यंत की सुंदरता को निहार रही हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? बिल्कुल, यानी ये पता चल रहा है कि गुप्त काल में पर्दा प्रथा विद्यमान थी और ये परंपरा के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी। क्या हमें समाज दिखाई दिया? तो जो लिटरेचर है वो समाज का आईना है। ठीक है। दूसरा, यानी किसके बीच की बात हो रही है? शकुंतला और राजा दुष्यंत की लव स्टोरी का उल्लेख किसमें किया है कालिदास ने? अभिज्ञान शकुंतलम। अंत में कौन मिलेगा? दोनों मिल जाएंगे क्योंकि श्रृंगार रस से भरा हुआ है मामला। आखिरी में ये वियोग नहीं बल्कि संयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? क्या है? अब तो तुम्हें पूरा अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ाएं क्या? दूसरा विक्रमोर्वशीयम। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। विक्रम एक नाम का नायक है जो किसी से मोहब्बत कर रहा है और आखिरी में मिल जाएगा। तीसरा नहीं, मालविका अग्नि मित्रम। ये कौन है? मालविका अग्नि मित्रम। ये अग्निमित्र कौन है? हाँ, ये पुष्यमित्र सुंग, यानी ये सुंग वंश की जानकारी हमें दे रहा है। कालिदास द्वारा लिखित मालविका अग्निमित्रम से हमें सुंग वंश के समाज की जानकारी प्राप्त हो रही है। एक नायिका है मालविका और हीरो है पुष्यमित्र सुंग का बेटा अग्निमित्र। ये दोनों मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे और शादी वादी करके अपना जीवन बिताने लगेंगे। मुद्दा क्या है? क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि मालविका अग्निमित्रम में किस प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई? नायक कौन है और नायिका? बस आ जाओ इधर। फिर दूसरा नाटक विशाख दत्त के दोनों नाटक। पहला कौन सा है? मुद्रा राक्षस और दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। ये वही मुद्रा राक्षस है जो हमें मौर्य काल की जानकारी कालिदास महोदय लिख रहे हैं गुप्त काल में। सॉरी, विशाख दत्त क्या लिख रहा है? मुद्रा राक्षस कब लिख रहे हैं? गुप्त काल में। लेकिन जानकारी हमें किसकी दे रहे हैं? मौर्य काल की।
और याद करो मौर्यकाल पढ़ाते समय हमने क्या बताया कि विशाखदत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में मौर्य राजाओं को किस नाम से संबोधित किया? गुड, वृषल। यानी इनकी नजर में मौर्य साम्राज्य के शासक निम्न कोटि के हैं, शूद्र हैं। ये कौन कह रहा है? विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। और ये जाके देखो, ये वृषल शब्द यूपीएससी ने पूछा है। वृषल का मतलब क्या है? शूद्र नहीं, ऐसे लिखो निम्न कोटि। ठीक है, तो सारे मौर्य राजाओं को ये निम्न कोटि का मान रहे हैं। दूसरा नाटक, हाँ दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया है कि जैसे गुप्त वंश का शासक रामगुप्त गद्दी पर बैठा, किसकी डेथ के बाद? गुप्त वंश का शासक रामगुप्त कब गद्दी पर बैठा? समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद। जैसे ही ये शासक बैठा, इसके बैठते ही इसके साम्राज्य में शकों का आक्रमण हुआ, जिन्हें पर्थियन के नाम से जाना जाता है। शकों का आक्रमण हुआ। शकों के आक्रमण ने रामगुप्त को पराजित कर दिया। पराजय के बाद रामगुप्त की पत्नी को शकों ने मांगा अपने दरबार में कि अपनी पत्नी मेरे पास भेजो। ऐसे में चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया? स्त्री का भेष धारण किया और उसके दरबार में जाकर शकों को मार दिया। वापस आया, रामगुप्त की भी हत्या कर दी और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया और खुद को गुप्त वंश का शासक बना दिया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये पूरा उल्लेख विशाखदत्त ने अपने नाटक देवी चंद्रगुप्तम में किया है। यानी अंततः बात कहाँ पे आके रुकी? चंद्रगुप्त सेकंड, और यानी इनकी स्टोरी भी शुरू हो गई। और अंत कैसा हुआ? शादी हो गई और इनसे एक बच्चे की प्राप्ति हुई। इसका नाम नहीं याद है? बताओ। चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी से कौन सा बालक पैदा हुआ? कुमारगुप्त। नहीं, दो शादियां हुई थी ना चंद्रगुप्त सेकंड की। पहला ध्रुव देवी से और दूसरा कुबेर नागा से। कुबेर नागा और चंद्रगुप्त सेकंड से कौन सी बच्ची हुई? प्रभावती गुप्ता। याद आया? नहीं याद आया? अब तो याद आ ही जाएगा। और चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी से क्या हुआ? कुमारगुप्त। यही तो गुप्त वंश का शासक बनेगा अगला। तो ये सारा उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा है? देवी चंद्रगुप्त गुप्तम नानक नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट। और आगे ये क्या हुआ? चलो फिर आ जाओ। भास द्वारा लिखित स्वप्न वासो दत्ता। इस पर क्या है? हाँ ठीक है। इसमें हर्यक वंश के राजा उदयन और वासदत्ता की लव स्टोरी का उल्लेख किया गया है। तो तुम्हें पता है कि हर्यक वंश का शासक कौन है? संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा उदयन। ये उदयन इस समय वत्स राज्य का राजा था। कहाँ का? जब 16 महाजनपद पढ़ाए तो वत्स पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? राजधानी क्या वत्स की? तो याद नहीं करोगे तो कुछ होना नहीं है, समझो। हाँ तो तुम भी लिख सकते हो ना। अब रोमिला थापर ने जो इतिहास लिखा मौर्य साम्राज्य पे, क्या वो जिंदा है? मतलब अभी जिंदा है ना? क्या मौर्य साम्राज्य थी? या आरजी भंडारकर महोदय क्या लिख रहे हैं? मौर्य काल पे लिख रहे हैं। तो क्या उस समय वो थे क्या? नहीं समझे मेरी बात? आज इतिहास की कौन सी बुक पढ़ते हो तुम? इतिहास की कौन सी बुक पढ़ते हो तुम बताओ? एंशिएंट में रामचंद्र शर्मा। कौन सी? अच्छा चलो, एक रामचंद्र शर्मा है कि नहीं है? आर एस शर्मा
इन्होंने एंशियन का पूरा इतिहास लिखा है। तो क्या ये प्राचीन आदमी है क्या? ये अभी वर्तमान में है, लेकिन लिख क्या रहे हैं? 2000 साल पहले की कहानी, 3000 साल पहले की। तो वैसे ये भी इतिहासकार साहित्यकार है। ये पैदा हो रहे गुप्त काल में। हाँ 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 नहीं तो जो मुख्य मुद्दा है वो बता रहा, हो सकता है गुप्त समाज का जिक्र किया हो बाद में। नहीं समझे मेरी बात? मोहब्बत की बात जो बता रहे हैं ये। हाँ नहीं है। हाँ अरे मेरे भाई, धर्मवीर भारती की किताब का नाम क्या है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसी ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी? वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, छोड़ो। राजा उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी का प्रसंग इसमें मिला। ये वास उदयन है कौन? ये अजातशत्रु का बेटा है। जब ये वत्स का राजा था, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जब ये कौशाम्बी का राजा था तो यहां पर अवंती नरेश, नाम सुना है? चंड प्रद्योत, इसने वत्स पर अटैक किया और उदयन को कैदी बनाकर ले गया, जेल में डाल दिया, अपने राज्य अवंती में, ठीक है। डाल दिया। डालने के बाद ये एक दिन बैठा था तो इनके संगीत सवार हुआ तो गाना गाने लगे। उस गाने की आवाज़ इसके पास पहुंच गई, काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तो इसने क्या किया, इसको कैद से बाहर निकाला और अपनी बेटी वासदत्ता का शिक्षक बना दिया। क्या कर दिया? शिक्षक बना दिया। यानी अब तुम संगीत मेरी बेटी को सिखाओ। सिखाते सिखाते हो गया क्या? प्रेम। और प्रेम परवान चढ़ गया, ठीक है। जैसे ही उदयन और वासवदत्ता के बीच मोहब्बत बढ़ी, उदयन ने इसका फायदा उठाया, वासवदत्ता का सहायता ली और खुद को क्या कर लिया, वहां से भागकर वासवदत्ता के साथ शादी कर ली, ब्याह रचा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। तो उदयन कौन? हर्यक वंश का राजा। वासदत्ता कौन? चंड प्रद्योत की पुत्री। इनके प्रेम विवाह का प्रसंग कहाँ मिला? स्वप्न वासवदत्ता। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ नाटक लिख देंगे और दूसरी तरफ विषय वस्तु लिख देंगे। तो अगर तुम्हें थोड़ी कहानी पता है तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट क्या है? भारवी का किरात अर्जुनियम। ये सब याद, नाम याद रखना भाई। यहां पर मोहब्बत की बात नहीं है, यानी कहीं कहीं प्रेम प्रसंग को छोड़ दिया गया और धर्म कर्म की बात की जाने लगी। तो धार्मिक रूप से धार्मिक शिक्षा की जानकारी हमें कहां से मिली? किरात अर्जुनियम। ये क्या बात है? देखो, महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ, महाभारत के युद्ध से शुरू होने से पहले सभी योद्धाओं को अपने हथियार क्या करने थे? मजबूत करने थे। तो सभी योद्धा क्या करेंगे? तपस्या करेंगे अपने अपने इष्ट देवता की। जो जिसको मानेगा उसकी तपस्या करेगा और उनसे हथियार प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे में अर्जुन भी निकले, हाँ है ना। अर्जुन निकले और अर्जुन ने तपस्या की शिव की, क्योंकि उनको एक हथियार चाहिए था जिसका नाम क्या है? पाशास्त्र। इस हथियार को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने शिव की तपस्या की और शिव तपस्या से खुश होकर किरात के रूप में प्रकट हुए। किरात कौन है? शिकारी। एक जो जंगली शिकारी है उसके भेष लिया और शिव उनके सामने आ गए। दोनों के बीच वाद विवाद हुआ, युद्ध हुआ और अर्जुन बुरी तरह से हार गए। इस पूरे युद्ध की जानकारी, इस पूरे वाद विवाद की जानकारी की डिबेट कि शिव और अर्जुन के बीच
डिबेट हुआ, इसकी जानकारी, इसका पूरा व्यापक विवरण किसने दिया? भारवी ने। अपने किस नाटक में? किरात अर्जुनियम। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? अर्जुन और शिव के बीच होने वाला डिबेट। ठीक है, ये धार्मिक ज़्यादा है, इसमें मोहब्बत की बात नहीं की गई। आ गई बात समझ में? पक्का? फिर आ जाओ शूद्रक का। इसमें क्या हुआ बात? यहां फिर से आपको लव स्टोरी दिखाई देगी। किसके बीच? नायक है चारुदत्त और नायिका है वसंत सेना। वसंत सेना एक लड़की है और इसका प्रोफेशन है, ये वैश्या है। क्या है? वैश्या। और काफी समृद्ध वैश्या, यानी पैसे वाली। वहीं पर नायक चारुदत्त क्या है? दरिद्र ब्राह्मण है, गरीब। एक ऐसा ब्राह्मण जो दान देना दान लेना छोड़ चुका है, एक ऐसा ब्राह्मण जो शिक्षा लेना शिक्षा देना छोड़ चुका है, एक ऐसा ब्राह्मण जो यज्ञ करना और यज्ञ करवाना छोड़ चुका है। क्यों? क्योंकि बेचारा बहुत गरीब है। अपने रोजी रोटी के लिए इसने क्या किया? व्यवसाय शुरू किया। तो ये कहानी चारुदत्त और वसंत सेना की है। वसंत सेना गणिका है और ये चारुदत्त दरिद्र ब्राह्मण है। इन दोनों की प्रेम कथा का पूरा विवरण हमें दिखाई दिया। इसी में शूद्रक महोदय आगे कहेंगे कि ये जो वसंत सेना है बेइंतहा मोहब्बत करने के बाद भी चारुदत्त से विवाह नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में वैश्याओं को शादी करने की अनुमति नहीं थी। हमें फिर से समाज का प्रारूप दिखाई दिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुप्त काल में वैश्याओं की स्थिति कैसी है? बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या उनको मोहब्बत करने का अधिकार था? विवाह करने का? यानी गुप्तकालीन समाज वैश्याओं को विवाह करने की अनुमति नहीं दे रहा। इसकी जानकारी उनको कहां से मिली? कहां से? शूद्रक के मृच्छकटिकम। इसके साथ साथ चारुदत्त की पत्नी भी थी और पत्नी को इनके लव अफेयर के बारे में पूरी जानकारी थी। अब सोचो, ऐसे में आज के समय किसी की पत्नी को पता चल जाए तो क्या होगा? तलाक तुरंत। यहां पर क्या दिखाया गया कि चारुदत्त की पत्नी को सब कुछ पता होने के बावजूद भी पत्नी ने चारुदत्त का साथ नहीं छोड़ा। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा। ये चीज यहां नहीं दिखा रहा है। क्या दिखा रहे हैं? इसमें दिखाया है कि जो आम पत्नियां हैं ये आजीवन किसी ना किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहेंगी। याद आई बात? मनुस्मृति की याद आया? मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति क्या है? बहुत दयनीय है। जन्म से लेकर शादी तक वो किसके नियंत्रण में है? अपने पिताजी के। शादी के बाद जब तक पति की डेथ नहीं हो रही तब तक किसके नियंत्रण में? पति के। पति की डेथ के बाद अपने बेटे के, और बेटे की डेथ के बाद, यानी जिंदगी भर महिला, गुप्त कालीन महिला जिंदगी भर किसी न किसी के दबाव में। और ये दबाव हमें शूद्रक की मृच्छकटिकम में दिखाई। पति अगर बेवफा हो जाएगा तो पत्नी छोड़ के चली जाएगी ना, उसके बावजूद भी गई नहीं। तो क्या दिखा रहा है ये? क्या दिखा रहा है? महिलाओं की दयनीय स्थिति। वसंत सेना लड़की है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम ऐसे शादी करोगे तो बताना, ठीक है? समझ गए? कितनी बातें हो गई? शूद्रकम मृच्छकटिकम। और प्रवर सेन का तुम्हें याद रखना कौन सा है? सेतुबन। अब फिर से एक बार देखो, हमने कितने नाटक देखे? पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, किसका है? कालिदास। किसकी बात? शकुंतला और राजा
दुष्यंत। दूसरा मालविका अग्नि, किसका, किसकी बीच की बात, मालविका और अग्निमित्र की मोहब्बत की बात, आया ना। तीसरा विक्रमोर्वशीयम, किसका है, कालिदास का। 3 नाटक आपको ये याद हो। फिर विशाख दत्त के 2 नाटक, पहला मुद्रा राक्षस और दूसरा देवी चंद्र गुप्तम। मुद्रा राक्षस में मौर्य साम्राज्य की जानकारी और देवी चंद्र गुप्तम में गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड की संपूर्ण जानकारी मिल रही है। फिर भारवी का क्या नाम है, किरात अर्जुनियम। ये अर्जुन और शिव के बीच होने वाले वाद विवाद की जानकारी दे रहा है। इसके साथ और क्या था, भास का स्वप्नवास वदिता और चौथा लास्ट शूद्रक का मृक्ष कटिकम। बात समझ गए। इन सारे नाटक को ध्यान से देखो और ये बताओ किसका, चलो कोई नहीं, इसको ध्यान से देखो, ये बताओ कौन सा नाटक लव स्टोरी तो है लेकिन आखिरी में मिल नहीं रहे, लेकिन बल्कि वियोग हो रहा है। कहां पर हमको संयोग संग्रह रस नहीं दिखा, क्या नहीं दिखा, बल्कि हमें आखिरी में नायक और नायिका बिछड़ते हुए दिखाई दिए। कहां पर है, जिसमें, हाँ बिल्कुल, यानी ये नाटक श्रृंगार रस को तो लिए, मोहब्बत की बात कर रहा है, लेकिन प्यार वाला नहीं, बल्कि आखिरी में वियोग। ये दारू पी के मर जाएगा कौन, चारुदत्त। चारुदत्त दारू पिएगा, उसके साथ साथ वसंत सेना भी दारू पिएगी, क्योंकि जब बिछड़ोगे तो दुख होगा, दुख होगा। तो ये डेली जा रहा था कोठे, वहां जाके दारू पिएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे और अंत में दोनों प्राण त्याग देंगे, है ना। इस पर एक मूवी बनी है, बहुत पुरानी है, नहीं देवदास नहीं, राजेश खन्ना है और वो है शर्मिला टैगोर। देखना, वो डेली जा रहा है कोठे में, शराब पी रहा है, उसके साथ शर्मिला टैगोर भी शराब पी रही है और आखिरी में राजेश खन्ना मर भी जाएगा। काफ़ी फेमस नाटक है, ठीक है। इस पर कई सारी मूवी बन चुकी है। आ गई बात समझ में। ये आपको लिस्ट याद होनी चाहिए, खासकर नाटक और राइटर। गुप्त काल के ये सभी नाटक आपके सामने है। आ गई बात समझ में। हाँ, इसमें सब मेंस में कभी नहीं पूछा जाएगा। इसमें आर्ट एंड कल्चर, जितना एंशिएंट पढ़ोगे, एंशिएंट में सिर्फ मेंस का टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से है, नहीं, बस ये प्री में मैच कराया जाएगा, ठीक है। इतना याद होना चाहिए कि हाँ वहाँ पर टिक कर लो, ठीक। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनता है मेंस का, चाहे वो मौर्य काल का आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे गुप्त का हो, चाहे आईवीसी का हो, चाहे वैदिक हो, चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन मेंस का बनेगा आर्ट एंड कल्चर से। जैसे सिक्कों के आधार पर, जैसे मंदिर स्थापत्य के आधार पर, तो ये आर्ट एंड कल्चर का। बाकी ये पूरी जो हम लोग आईवीसी से पढ़ेंगे वो सिर्फ प्री ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स के लिए। हाँ, ये गुप्त काल के दौरान लिखे गए हैं नाटक, और ये पूछे जाते हैं यार। हाँ, बस लिखे गए गुप्त काल में, इसलिए इसको गोल्डन एज कहा गया। किसका, साहित्य का, लिटरेचर का गोल्डन एज कौन सा है, गुप्त का। आ गई बस समझ में। नाटक याद रखोगे। दूसरा काव्य। तो जब काव्य की बात करें तो गुप्त काल में सिर्फ 4 काव्य लिखे गए, और चारों काव्य किससे संबंधित है, कालिदास से।
देखो कौन कौन से। पहला है रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा है मेघदूतम, और चौथा ऋतु संहार। कौन कौन से हैं काव्य? इन चार के अलावा कालिदास का कोई काव्य नहीं। कालिदास की कितनी रचनाएं टोटल? 7। 3 नाटक हमने देख लिए। पहला मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। तो 3 ये हो गए और 4 ये हो गए। शुरू के 2 महाकाव्य हैं और आखिरी के 2 खंड काव्य हैं। क्या होता है समझो। जैसे रामायण देखिए सबने, महाभारत, रामायण में कितने कांड हैं? अरे हिंदू धर्म तुम लोग का कैसा धर्म है भाई, तुम लोग इतना नहीं याद है? कम से कम धर्म के बारे में बात हो। कितने हैं रामायण में, कितने कांड हैं? नहीं पता? 7, जिनमें से हम बहुत पढ़ते हैं एक सुंदरकांड। तो अगर रामायण एज अ होल पढ़ी जाए तो वो क्या है? महाकाव्य। लेकिन रामायण का एक हिस्सा निकाला और सुंदरकांड पढ़ने लगे तो हमने क्या पढ़ा? मेरी बात समझ पाए? तो काव्य के हिसाब से महाकाव्य कालिदास के 2 और खंड काव्य 2। ये रघुवंशम और कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य हैं। और मेघदूतम और ऋतु संहार क्या है? खंड काव्य। महाभारत क्या है? महाकाव्य है। लेकिन महाभारत का एक हिस्सा निकाला गीता के रूप में। गीता क्या है? समझ गए ना? महाभारत एज अ होल हम इसको कंसीडर करेंगे महाकाव्य के रूप में। रामायण एज अ होल हम इसको कंसीडर करेंगे महाकाव्य के रूप में। और जैसे में रामायण से एक पार्ट निकाला सुंदर कांड, ये क्या हो गया? खंड काव्य हो गया। तो रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहार। ठीक है, एक एक में देखो क्या क्या बात की गई है। यानी रामचंद्र के 40 वंशजों का उल्लेख किया है इसमें। राजा रामचंद्र के 40 वंशजों का उल्लेख करने वाला काव्य कौन सा है? रघुवंशम। किसने लिखा? बस दैट्स इट। दूसरा क्या बोला था अभी हमने? कुमार संभवम में भोले के बड़े बेटे क्या नाम है? कार्तिकेय की चर्चा की गई है। बस। तो महाकाव्य की विषय वस्तु एक क्या है? राजा रामचंद्र के वंशज, और दूसरी कार्तिकेय की पूरी चर्चा इसमें की गई है। याद रखोगे? दूसरा क्या है? खंड काव्य कौन कौन से? मेघदूतम और ऋतु संहार। मेघदूत भी एक तरह से वियोग संहार रस को अपने में समाये हुए है। इसमें क्या दिखाया गया है? एक कैदी है जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। ऐसे में ये अपनी जो प्रेमिका को छोड़ के आया है उसको बहुत याद कर रहा है, और बादलों के माध्यम से, किसके माध्यम से? बादलों के माध्यम से उसको देखकर संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मतलब निब्बा निब्बी पहले से थे नहीं, ये बादल को कह रहे हैं देखो मेरी महबूबा को ये मैसेज पहुंचा दो और उसके ऊपर बरस जाओ। बकवास चीज़ है कि नहीं? तभी इनका सिलेक्शन नहीं होगा ये इसमें। तो मेघदूत की विषय वस्तु क्या है? वियोग संहार रस। यहां भी नायक नायिका मिलेंगे नहीं, प्यार है लेकिन वियोग वाला प्यार है। ऋतु संहार में कालिदास ने 6 प्रकार की ऋतुओं का उल्लेख किया। तो नाटक कितने? कालिदास के नाटक कितने? 3, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, इसके अलावा नाटक कितने हैं? तो सारे नाटक आपको याद हो। काव्य के रूप में हमने कितने देखे? 4 काव्य। पहला
रघुवंशम एक महाकाव्य है जिसमें राजा रामचंद्र के 40 वंशजों का उल्लेख मिला है। दूसरा कुमार संभवम, इसमें भोले के बड़े बेटे कार्तिकेय की चर्चा की गई है। दो अन्य खंड काव्य हैं, पहला है मेघदूतम। मेघदूतम में क्या है, वही वियोग श्रृंगार रस, नायक नायिका हैं मोहब्बत में फंसे हुए हैं लेकिन आखिरी में मिलेंगे नहीं बल्कि बिछड़ जाएंगे। चौथा ऋतु श्रृंगार, कालिदास ने इसमें 6 प्रकार की ऋतुओं का उल्लेख किया है। ये था नाटक और काव्य। अब आ जाओ चिकित्सा के संबंध में लिखा गया काव्य। तो बताओ इस समय कौन है डॉक्टर गुप्त काल में, जो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से भी एक है, धन्वंतरी। तो एक महोदय है धन्वंतरी, और धन्वंतरी ने चिकित्सा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम निघट्टू। ये पूछा गया, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। निघट्टू किसका ग्रंथ है, निघट्टू किस विषय से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, चिकित्सा। दूसरा इसी के दरबार के एक और है नागार्जुन, इनको भारत में रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, और इनकी किताब का नाम है रस विज्ञान। तो बस ग्रंथ याद रखना और नाम याद रखना। चिकित्सा से संबंधित कौन है डॉक्टर, एक धन्वंतरी और दूसरे नागार्जुन। इन्होंने जो लिखा ग्रंथ उसका नाम निघट्टू है और नागार्जुन का रस विज्ञान। इसकी विषय वस्तु केमिस्ट्री और इसकी आयुर्वेद। हाँ और क्या, अभी तक चल रहा है ये, आज तक चल रहा है। ठीक है, चिकित्सा समझ गए। नेक्स्ट मैथ। तो बताओ बचपन से सुनते आ रहे हैं, कौन सा गणितज्ञ है भारत में, रामानुजन। अभी थे ये आधुनिक भारत के हैं। बताओ कौन सा गणितज्ञ है भारत का पहला गणितज्ञ, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने मैथ पर एक किताब लिखी जिसका नाम आर्यभट्टियम है। ये सब मैथ कराने को पूछा जाता है, किताबें और राइटर। किताब का नाम क्या है, आर्यभट्टियम। ये किताब 3 खंडों में बटी हुई है। पहला, इसका पहला खंड ज्योतिष से संबंधित है, इसका दूसरा खंड ज्योमेट्री से संबंधित है, और इसका तीसरा खंड बीजगणित से संबंधित अलजेब्रा। तो आर्यभट्टियम 3 भागों में बटी हुई है। इसमें हमें एस्ट्रोलॉजी की जानकारी मिलती है, ज्योमेट्री की भी मिलती है और अलजेब्रा की मिलती है। ठीक है, ये वही आर्यभट्ट हैं जो जीरो का आविष्कार करेंगे। ये वही आर्यभट्ट हैं जो डेसिमल सिस्टम का आविष्कार करेंगे। ये वही आर्यभट्ट हैं जो पाई का मान 3.1416 बताएंगे। ये वही आर्यभट्ट हैं जो सन ओरिएंटेड थ्योरी देंगे, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ये क्या है, अब यही बताएंगे कि सूर्य स्थित है बल्कि और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही। पहली बार यही प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसके पहले लोग कहते थे पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। इसके बाद आर्यभट्ट की थ्योरी को समझेंगे कॉपरनिकस, और कॉपरनिकस पूरी तरह से इसको प्रूव कर देंगे। बात समझे मेरी बात। तो ये सारी चीजें कब हो रही हैं, गुप्त काल में। तो ये गुप्त काल गोल्डन एज नहीं होगा, होगा। सभी ज्ञान की सारी चीजें, हाँ, तर्क, ज्ञान, साहित्य, कला का भयानक सम्मिश्रण गुप्त काल में दिखाई दिया, जिस वजह से इसको प्राचीन भारत का साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में गुप्त स्वर्णकाल कहा जाता है। मेरी बात समझे, पक्का। ये जाके देखना क्वेश्चन कितने इससे पूछे
गए हैं। पाई का मान किसने दिया? आर्यभट्ट ने। नागार्जुन की किताब का नाम क्या है? आर्यभट्ट की किताब का, नागार्जुन की किताब का नाम रस विज्ञान है ना। धन्वंतरी की किताब का नाम निघट्टू है। याद करोगे तभी चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। रजिस्टर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे लेकिन याद नहीं होगा। बाकी मिलते हैं कल। कल मिलेंगे हम लोग गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशन पर, ठीक है।